नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी कमर कस रही हैं। जो उम्मीदवार हैं उसके नाम तय करने में पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है? ये जो बड़ी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी, इनके सामने क्या दुविधाएं हैं, इस पर चर्चा करते हैं। और कुछ बड़े सवाल जो हरियाणा के चुनाव में हैं, दलित जाट बनाम 36 बिरादरियां क्या इस बार देखने को मिलेगा, और किसका पलड़ा भारी इस बार के चुनाव में लग रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अश्विनी कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, और बलवंत अक्षक जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है। अश्विन, पहले आपसे थोड़ा सा हरियाणा को समझ लेते हैं जरा। हरियाणा के अगर हम समीकरण देखें तो हरियाणा किस तरह से राजनीतिक समीकरण वहां पर बैठते हैं, कितने जोन में कौन मजबूत यहाँ पर नजर आता है, और क्या दुविधाएं हैं इन पार्टियों के सामने जो बहुत वक्त ले रही है उम्मीदवार तय करने में? देखिए, इस बार जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे इस समय बीजेपी की सरकार है, जेजेपी के समर्थन से थी, लेकिन जेजेपी ने अब समर्थन ले लिया है। इस समय कह सकते हैं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के दम पे सरकार है। माना ये जा रहा है कि तीसरी पार की जो बीजेपी की कोशिश की सरकार बनाने की, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार लहर या बदलाव की लहर चल रही है हरियाणा में और कांग्रेस सरकार की वापसी की उम्मीद कर रही है। हालाँकि इस बीच आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की भी बातें शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 8 से 10 सीटें चाह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे 3 से 4 या 5 सीट मैक्सिमम देने की कोशिश कर रही है। ये सब के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दुविधा है। बहुत सारे लोग हुड्डा जी को चाहते हैं, कुछ लोग शैलजा जी को चाहते हैं, तो उसके अंदर भी है। बीजेपी के अंदर तो मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ लोगों को टिकट काटे हैं, जो पहली लिस्ट आई कल 67 लोगों की, उसके बाद से वहाँ पे थोड़ा-सा अंतर्विरोध पार्टी के अंदर शुरू हुआ है। वहीं कहा ये जा रहा है कि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी की जो बीजेपी के खिलाफ बनी है, जो खट्टर साहब और सैनी साहब के हैं, वो चाहती है बदलाव। तो अभी हम्म। की स्थिति में अगर आप जाति समीकरण और बाकी भी देखें मुद्दों के हिसाब से, तो थोड़ा पलड़ा भारी है कांग्रेस का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें इस बार कांग्रेस जीती है, बीजेपी से 5 सीटें कम हुई है बीजेपी की। हम्म। तो एक वो भी है बीजेपी के लिए डाउनफॉल की, लोकसभा में वो हारी है और विधानसभा में उसका पहले से ही कमजोर स्थिति हो चुकी है। तो हम्म। उम्मीद है इस बार बदलाव होगा। वहीं जातीय समीकरण की आप बात करें तो देखिए, दलित और जाट जो 2 महत्वपूर्ण फैक्टर है वहाँ के, वो दोनों ही कॉम्बिनेशन कांग्रेस के पास है। हुड्डा जो जाट नेता हैं और उदयभान और शैलजा दोनों दलित हैं। देखना ये हम्म। होगा कि जाट और दलित और उसके वर्सेस जो नॉन जाट का जो एक एक अम्ब्रेला है, जिसको बीजेपी कोशिश करती है पोर्ट्रे करने की, जो खट्टर साहब से लेकर सैनी साहब तक चल रहा है, वो इस बार रंग लाता है कि नहीं, क्या वो वापस अच्छा, से ये तो सक्सेसफुल है कि होंगे? इनका कॉम्बिनेशन जो है वो रंग लाता है नहीं। अश्विन, जैसे कि आपने दलित वोट की भी यहाँ पर बात की, तो जो बाहरी पार्टियां, उत्तर प्रदेश की पार्टियां है, बीएसपी है या फिर चंद्रशेखर की पार्टी है, कितना असर डालेगी हरियाणा के चुनाव में, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बलवंत जी, क्या बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर बड़ा मुद्दा जो है वो बन सकती है इस चुनाव में, या फिर टिकट बंटवारे के साथ जो यहाँ पर इस्तीफों की झड़ी लग गई है वहां पर, तो ये नाराजगी, जो विरोधी हैं एक तरह से, अब बागी आप कह लीजिए, जो अब नाराजगी दिखा रहे हैं अपनी, ये एक दिक्कत बन सकते हैं बीजेपी के मैं तो हुसैन साहब आपसे ये कहूँगा कि हरियाणा में आज तक के इतिहास में किसी पार्टी ने तीसरी बार रिपीट नहीं किया है। लिए। और पहली बार जब कोई पार्टी सत्ता में आती है और 5 साल पूरे करने के बाद जब दोबारा मैदान में जाती है तो आम तौर पर उसकी सीटें घटती हैं। आप देखिए, हुड्डा साहब भारी बहुमत के साथ 2005 में सरकार बनाई, 2009 में उनकी सीटें 40 रह गई। बहुमत के लिए हुँ। भजन लाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई के 6 विधायक जीते थे। कुलदीप बिश्नोई को छोड़ के 500 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया था और आजाद विधायकों के समर्थन से उन्होंने 5 साल सरकार चलाई। पहली बार भाजपा 2014 में सत्ता में आई, पूरे बहुमत से आई। दूसरी बार उनको 5 सीटों की कमी रह गई बहुमत के लिए और उन्होंने दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ समझौता किया। 4.5 साल तक सरकार चलाई, बाद में उनको सत्ता से बाहर कर दिया और उनके विधायकों को आखिरी समय में तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो हुँ। मैं समझता हूँ तीसरी बार भाजपा के लिए हरियाणा में सरकार बनाना बेहद मुश्किल है। मेरा जो हुँ। 40 साल का अनुभव है, मैंने ये देखा है कि जब लोकसभा में कांग्रेस को 10 में से 9 सीटें जीती थी और चौधरी भजनलाल जनहित कांग्रेस के टिकट पे जीते थे, वो भी कांग्रेसी थे। तो हुँ। ऐसी सूरत में 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 69 सीट्स पर आगे रही थी और 7 हुँ। महीने बाद जब चुनाव हुए तो हुड्डा साहब 40 पर आ गए। इसी तरह
पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सभी 10 की 10 सीटें जीती थी और 68 सीटों पर, विधानसभा सीटों पे आगे रही थी। 7 महीने बाद चुनाव हुए तो फिर 40 सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी रहती है हरियाणा में, वहां के चुनावों में देखने को मिलती है। लेकिन पिछली बार के चुनाव में जेजेपी बहुत महत्वपूर्ण रोल, किंग मेकर का रोल एक तरह से उन्होंने निभाया था। इस बार कोई फैक्टर बनेंगे या उसका नुकसान होगा बीजेपी को, या कोई बड़ा असर डालेंगे वो चुनाव में? देखो, तो मैं आपको ये कहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी में उनका अपना एक सबसे बड़ा कद है। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, जो अनुसूचित जाति से आती हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, 5 बार सांसद हो गई, राज्यसभा की मेंबर रही हैं, तो वो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं और लोगों को दिखाई देता है कि पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अनुसूचित जाति के मतदाताओं को ये लगता है कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो एन ब्लॉक अनुसूचित जाति के वोट कांग्रेस को मिलेंगे। दूसरी तरफ जाट समुदाय, जो पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है, उनको लगता है कि चीफ मिनिस्टर जाट समुदाय से बनना चाहिए, तो वो हुड्डा साहब के पीछे लगेंगे। और दलित और जाट समुदाय का जो कॉम्बिनेशन है, उसके मुकाबले कोई पार्टी मैदान में ठहरती नहीं है फिर। और आप देखिए, दुष्यंत चौटाला साहब ने जो समझौता किया है आजाद समाज पार्टी से, वो दलित से है, चौटाला जाट समुदाय से हैं। दूसरी तरफ उनके जो चाचा हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव, वो जाट समुदाय से हैं। उन्होंने बसपा, अनुसूचित जाति के वोट के लिए बसपा मायावती जी की पार्टी समझौता किया है। लेकिन ये जाट और अनुसूचित जाति का कॉम्बिनेशन अगर तीनों में देखेंगे तो कांग्रेस का कॉम्बिनेशन इन दोनों दलों पर भारी पड़ता है। यहाँ पर बलवंत जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और जोड़ना चाहता था मैं यहाँ पर आपसे कि कांग्रेस का जो समीकरण यहाँ पर है, अभी कुमारी शैलजा लड़ेंगी चुनाव, नहीं लड़ेंगी, यही साफ नहीं था। पहले तो था कि नहीं, सांसदों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन अभी मीटिंग चल रही है कांग्रेस की भी, उसमें ये चर्चा है कि शायद दें यहाँ पर। तो कहीं कांग्रेस में भी खींचतान तो नहीं हो जाएगी यहाँ पर कि चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? हम जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के मामलों के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बयान सिर्फ इसलिए दिया गया होगा कि दलित मतदाताओं पर उसका क्या असर होता है। और अगले ही दिन बाबरिया साहब ने कह दिया कि कोई गैर विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी कि शैलजा जी को विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा के बावजूद पार्टी हाईकमान अगर अनुमति नहीं देती है और कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हुड्डा साहब भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तब वो विधायक नहीं थे, सांसद थे। शैलजा सांसद हैं, पार्टी हाईकमान या विधायक दल फैसला करता है तो ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो दोनों समुदायों के वोट लेने की बात है। और मैं एक बात आपको कहूंगा कि जब किसी पार्टी के सत्ता में आने की संभावनाएं कम होती हैं, तो उसी में बगावत ज्यादा होती है। अभी कांग्रेस में कोई 26-27 दावेदार है टिकट के लिए, टिकट तो 90 लोगों को मिलनी है। और कांग्रेस टिकटों की घोषणा, हरियाणा में 30 सीटें ऐसी होती हैं जिन पे कोई विवाद नहीं होता। 30 सीटें ऐसी होती हैं जो 5-7-10 मिनट बातचीत के बाद फैसला हो जाता है, और आखिरी 30 सीटें ऐसी होती हैं जिन पे घमासान होता है टिकट के लिए। तो उन टिकटों की घोषणा मैं मानता हूं कि जिस दिन नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी, उस दिन घोषणा होगी, ताकि दूसरी पार्टियों में जाने का मतलब कांग्रेस में भी कुछ चीजें हैं जिस पर घमासान यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अश्विन, आपके पास यहाँ पर आता हूँ, चुनाव हरियाणा का लगता है कि दो बड़ी पार्टियों के आमने सामने की टक्कर यहाँ पर लगती है, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी से तालमेल करने की कोशिश का क्या मतलब है? पिछले चुनाव में सिर्फ आधा % वोट इनके पास था, और इसके साथ ही जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए ये चुनाव कैसा हो सकता है, ये भी आप थोड़ा बताइए। क्योंकि अगर नंबर्स हम देखें तो जेजेपी ऐसी पार्टी है जो करीब 15% को पिछली बार मिला था, लेकिन अब आधे विधायक टूट चुके हैं, क्या स्थिति में है? आईएनएलडी के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है ये चुनाव इस बार का? जी, देखिए, पहली बात तो हरियाणा की करते हैं। 2014 के चुनाव जब हुए थे, पहली बार जब मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री बने थे, 2 चीजें महत्वपूर्ण हुई थी बीजेपी में। उस साल 2 चुनाव हुए थे, एक झारखंड, एक हरियाणा। हुआ ये था कि झारखंड में नॉन आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया और पहली बार हरियाणा में नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी की अलग पॉलिटिक्स थी। अगले चुनाव में दोनों ही फेल हो गई। पहली बार बीजेपी 19 के चुनाव में जब विधानसभा हुआ तो वो 40 पे आ गई, मतलब खुद के बहुमत नहीं रहा। उसी तरीके से झारखंड में सरकार से बाहर चली गई और जेएमएम और कांग्रेस सरकार आ गई। यानी ये जो 2 बदलाव किए गए थे दोनों राज्यों में, वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए बीजेपी अब कोशिश करेगी कि सभी पार्टियों को एक साथ ले जाने की, लेके चलने की, खासकर चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जाट हो।
तो किसी को वो नाखुश खुश नहीं कर सकती, सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा अगर उसको मेजॉरिटी पार करना है। दूसरी बात रही बात आईएनएलडी और जेजेपी की, तो इस बार चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी की स्थिति ज़्यादा खराब है तो वो आईएनएलडी की है और जेजेपी दोनों की है। खासकर जेजेपी की उससे ज़्यादा है क्योंकि जो किसानों की नाराज़गी है, जो जाट लोग नाराज़ हैं वो बीजेपी सरकार से नाराज़ हैं, और जाट क्योंकि जेजेपी उसका सहयोगी था तो सबसे ज़्यादा गुस्सा जाट होने के कारण जेजेपी से है। अगर आप देखें 10 जीते थे लेकिन 7 छोड़ के जा चुके हैं, 3 विधायक हैं, 3 में से 1 उनकी माँ है और 1 वो खुद है और 1 विधायक और है। यानी परिवार के 2 लोग और 1 विधायक हैं, बाकी सब छोड़ के जा चुके हैं। तो उनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा खिसक चुकी है। जहाँ पे वो पिछली बार नंबर 2 के, जैसे मैं कल गया था पानीपत दक्षिण सीट पे, ग्रामीण सीट पर, वहाँ पे महिपाल टांडा जो है मंत्री हैं, विधायक भी हैं। वहाँ पे सेकंड नंबर पे थी जेजेपी की पार्टी, लेकिन इस बार जो जेजेपी के कैंडिडेट था पिछली बार वो सीट को छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं। वहाँ पर जेजेपी का नामो निशान खत्म हो चुका है, जबकि 42,000 वोट मिला था, यानी 35% करीब वोट उनको मिला था। तो इस तरीके से आप देखेंगे अलग अलग सीटों पे तो जेजेपी की हालत खराब है। आईएनएलडी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर वो राज पार्टी का उसको दर्जा चाहिए तो उसको इस चुनाव में करो या मरो की स्थिति सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी को पहले उनके भतीजे ने कमजोर कर दिया है। अब उनको खुद को बचाए रखने के लिए इस चुनाव को मजबूती से लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज 2 क्षेत्रीय पार्टियां आप देखेंगे कि इस चुनाव के बाद नगण्य हो जाएंगी हरियाणा की राजनीति में। फिर वही बीजेपी और कांग्रेस ही चलता रहेगा, क्योंकि अभी की स्थिति में दोनों पार्टियां चुनाव में सबसे थर्ड फोर्थ की लड़ाई लड़ रही हैं। अच्छा अश्विन, क्या इस बार के चुनाव में खिलाड़ी भी कुछ जो है वो असर डाल सकते हैं? क्योंकि हरियाणा से कई सारे प्लेयर्स आते हैं, जाना जाता है खिलाड़ियों के लिए, तो उनके भी इस बार चुनाव लड़ने की जो है वो चर्चाएं चल रही हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्या चुनाव में इस बार? हाँ जी, देखिए मैं इस पे जवाब दूँ, एक चीज़ इसमें जोड़ना था आम आदमी पार्टी से, जो आपने कहा था कि हाँ। अगर आप देखिए आम आदमी पार्टी क्यों इस चुनाव में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है, उसके 2 कारण हैं। एक तो कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव फरवरी में होने वाला है, उसमें कांग्रेस अलायंस चाहती है आम आदमी पार्टी के साथ, और कुछ सीटें चाहती है क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पे सत्ता में है, और बीजेपी कांग्रेस जो पिछले 2 बार से 0-0 सीटें मिल रही हैं उसको। एक ये है कि दिल्ली में उनको सीट चाहिए इसलिए वो वहाँ दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसको अगर विधानसभा में बांट दें तो 4 सीटें ऐसी हैं कुरुक्षेत्र की ही, जहाँ क्योंकि एक ही सीट जीती थी, वो एक ही सीट पर लड़ी आम आदमी पार्टी, उन 4 सीटों पर लीडिंग पार्टी थी, यानी फर्स्ट पार्टी आम आदमी पार्टी थी। तो एक तरीके से वो कह रही है कि भाई उस चुनाव में हमें 4% वोट मिले थे और 4 सीटों पर हम लीडिंग थे, यही समझ के आप 4 से 5 सीटें जो बनती है वो दे दें। पेच ये फंस रहा है कि जहां लीडिंग थी वहां पे नहीं सीट चाहिए उनको, सीट चाहिए जहां पर कांग्रेस जीती थी। इससे कोई जो पंजाब के पास वाली सीटें अंबाला साइड, उनको कुछ सीटें वहां की चाहिए, जिताऊ सीटें चाहिए उनको, इसलिए पेच फंसा हुआ है। रही बात खिलाड़ियों की, देखिए खिलाड़ी इस हरियाणा की सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि यहाँ पे खिलाड़ी देश विदेश में नाम रोशन करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में उतना चल नहीं पाते। एक संदीप सिंह को छोड़ दिया जाए जो पिछली बार मंत्री बने थे, हालांकि उन पर आरोप लगे, उनको छोड़ना पड़ा। तो आप देखिए पिछली बार बबीता फोगाट भी चुनाव लड़ी दादरी से, लेकिन वो हार गई। इस बार भी 2 नाम चल रहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी कहा गया कि 2 सीटें उन्हें दे दी गई, जो ससुराल पक्ष है विनेश का, वहां से लड़ सकती हैं, तो बजरंग के लिए दूसरी सीट दी गई। सवाल है कि जो सहानुभूति, जो हमदर्दी, किसान आंदोलन और इनका जो प्रोटेस्ट था, जो महिला सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट था, क्या वो सहानुभूति फैक्टर चुनाव में काम करेगा? वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि चुनाव पॉपुलैरिटी से चुनाव नहीं जीता जाता, आपको वोट बैंक चाहिए और समीकरण आपके पक्ष में होना चाहिए, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। तो वो जो मोमेंटम है खिलाड़ियों का जो उनको प्रोटेस्ट में मिला था, अगर वो बरकरार रहता है तो शायद, और जो बदलाव की लहर चल रही कांग्रेस के पक्ष में, शायद वो चुनाव जीत भी सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि कितना मोबिलाइजेशन हो पाएगा। बलवंत जी, ये सवाल आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इतिहास रहा है हरियाणा का कि एंटी इनकम्बेंसी काफी भारी पड़ती है वहां की सरकारों पर। ऐसे में तो कांग्रेस बहुत भारी लग रही होती है यहाँ पर, फिर आम आदमी पार्टी के साथ उनका जाना, क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर हरियाणा में रहा? और दूसरा ये भी कि इस बार के चुनाव में आप क्या बड़े मुद्दे जो है वो हावी होते हुए देखेंगे हम? क्या किसानों का मुद्दा भी इस बार जो है वो चर्चा में रह सकता है यहाँ पर? निश्चित तौर पे हरियाणा में देखिए, किसान, जवान और पहलवान, ये 3 मुद्दे हैं, और तीनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से निराश किया है। अग्निवीर योजना लागे तो दक्षिण हरियाणा, जो अहिरवाल क्षेत्र कहलाता है, यादव समुदाय के लोग मतदाता ज्यादा हैं, जिन्होंने दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अग्निवीर योजना के बाद उनमें भी निराशा है कि भाजपा ने हमें क्या दिया। भाजपा के पास अहिरवाल क्षेत्र से बड़ा चेहरा है राव इंद्रजीत सिंह,
छठी बार वो सांसद बने हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको हर बार राज्य मंत्री बनाती है। उनके बाद जो पहली बार एमपी बनने वाले हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। तो राव इंद्रजीत गाए बगाए अहिरवाल क्षेत्र में जब कोई सभा करते हैं तो अपने इस दर्द को बयान करते हैं और उस दर्द से अहिरवाल क्षेत्र के लोगों का दिली नाता है, क्योंकि वो उनको अपना एक राजा मानते हैं। राव वीरेंद्र सिंह जी उनके पिताजी थे, वो हरियाणा में चीफ मिनिस्टर रहे थे और लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस में केंद्र में मंत्री रहे। उनका अपना एक दबदबा है और राव इंद्रजीत सिंह ने इस बार ये तय कर लिया था कि अगर उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया तो बेटी चुनाव जरूर लड़ेगी आरती राव। और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से उनके सामने सरेंडर किया और उनको बोला कि आप 6 उम्मीदवार अपनी तरफ से छांट लीजिए और राव इंद्रजीत अहिरवाल में चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी स्थिति वहां ठीक रहेगी। अगर इंद्रजीत को नाराज करते तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक इलाका है जहां उसको दोनों बार सरकार बनाने में मौका मिला अहिरवाल क्षेत्र से, वो भी उनके हाथ से निकल जाता। और तो जो विनेश फोगाट की आप बात कर रहे थे, देखिए चुनाव भावनाओं से जीता जाता है। विनेश फोगाट के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। एयरपोर्ट से लेके अपने गांव बलाली तक उनका जो स्वागत सत्कार हुआ वो लोगों की भावनाओं को ही दर्शाता था। और लोकसभा चुनाव में जो चौधरी धर्मवीर बीजेपी के टिकट पे भिवानी महेंद्रगढ़ से जीते हैं, वो बाडड़ा से चुनाव जीतते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो बाडड़ा से हारे, जाट होते हुए जाट कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे। और तीसरी बात जो है कि देखिए विनेश फोगाट एक सेलिब्रिटी होगी एक समय और लोग चाहते हैं कि देश दुनिया में नाम करने वाली जो लड़की है उसको हम अगर चुनाव मैदान में जिता सकते हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसी सूरत में विनेश फोगाट की स्थिति दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले मजबूत होगी और जो पार्टी देखना होगा कि कितना बड़ा फैक्टर बनते हैं हरियाणा के चुनाव में इस बार, कितना असर जो है इस बात कर रहा था। लेकिन अश्विन, ये बात तो साफ है कि चुनौतियां लगभग हर पार्टी के सामने हरियाणा में इस बार, चाहे कांग्रेस की बात कीजिए आप कि चेहरा कौन होगा, बीजेपी की बात कीजिए नाराजगियां बहुत हैं, और जेजेपी और यहाँ पर तो जो दूसरी पार्टियां हैं उनको तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, आईएनएलडी, जिनके सामने अस्तित्व की लड़ाई एक बार एक तरह से चुनाव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा चुनाव पर और जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे और इसी तरह और जो चर्चा है वो करते रहेंगे, जिससे आप वहां की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें कि इस बार के चुनाव में क्या बड़े मुद्दे रह सकते हैं, क्या चर्चाएं जो है वो हरियाणा के चुनाव को लेकर देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।